हेलो ऑल, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। देखो, लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। आइसोमेरिज्म का जो दूसरा मेन टाइप था वो था स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी प्रॉपर्टी, हम लोग आइसोमर्स कहते थे वैसे कंपाउंड को जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता था लेकिन प्रॉपर्टीज जो है वो वैरी करता था। प्रॉपर्टी क्यों डिफर करता है कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने के बावजूद? उसके बेसिस पर कि कॉज क्या है डिफरेंट प्रॉपर्टीज का, उसके कॉज के बेसिस पर हम लोग आइसोमेरिज्म को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए थे, दो मेन कैटेगरी। अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर के वजह से प्रॉपर्टी वैरी करता था तो उसको हम लोग कह रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एंड प्रॉपर्टी और फेनोमेनन वाज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग फर्दर डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किए थे जो पिछले लेक्चर में बात कर चुके। जो सेकंड मेन टाइप था वो था स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। नाम इसलिए स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म है क्योंकि ये बात सबको समझ में आ रहा होगा कि जब हम लोग स्टीरियो और स्पेस बात करते हैं इसका मतलब है कि हम लोग स्पेशियल अरेंजमेंट पे फोकस करने वाले हैं। यानी अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा। आपको स्ट्रक्चर लेवल पे भी जो आइसोमर्स होगा वो एक जैसा ही दिखेगा। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि दोनों अलग अलग कंपाउंड है या दो से ज्यादा जितना भी आइसोमर्स है वो अलग अलग कंपाउंड है, तब तक जब तक कि आप स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। लेकिन जब आप उसको 3D ओपन करेंगे, स्पेशियल अरेंजमेंट देखेंगे एटम्स और ग्रुप्स का, तो वो वैरी करेगा। ये बात मैं भी समझ रही हूँ कि ये कुछ समझ में आया नहीं होगा क्योंकि अभी हम भी जो है तुमको कि सिर्फ बेसिक एक बार बोल रहे हैं, चीजों को 2-3 बार सुनने से बात ज्यादा समझ में आती है, सिर्फ इसलिए एक बार बोले। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को जैसा कि उस दिन भी क्लासिफाई किए थे कि दो मेन कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो आपका कंसर्न है क्लास 11 में, हाइड्रोकार्बन में जब आप एल्कीन पढ़ रहे हैं तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहां पर पढ़ना है। एल्कीन में ही क्यों पढ़ना है, एल्केन अल्काइन में क्यों नहीं पढ़ना, वो सब बात करेंगे। और दूसरा जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो अभी आपको 11 में इससे रिलेटेड कुछ भी बात नहीं करना है, तो हम भी इससे रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। हम भी फोकस करेंगे अभी किस पर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वैसा कंपाउंड है, वैसे कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर इनफैक्ट हो पाएगा, वही कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा जहां पर कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तभी आप अलग अलग स्पेशियल अरेंजमेंट ऑब्जर्व कर पाएंगे। सिंगल बॉन्ड में डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं समझ में आए एक बार बात को फिर से समझो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में मान लो यहाँ पर Cl है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा ना, और डबल बॉन्डेड कार्बन, इसका मतलब आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं, यानी ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर कह रहे हैं, बॉन्ड एंगल 120। ये हम दो बॉन्ड दिखा चुके, दो सिग्मा, तीसरा कहीं यहाँ पर होगा। वैसे इसका भी 3 ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक ये वाला साइड, एक ये और एक ये साइड हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड में अगर कोई ऐसा दिखा रहा है Cl और Cl, और फिर कोई थोड़े देर के बाद ऐसा दिखाता है, ये Cl यहां पर मान लो H था पहले, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी सुनो फिर तो डिटेल में इसको बात करेंगे। ये H यहां चला गया और ये Cl यहां आ गया, मान लो, तो किसी को लगेगा कि क्या ये दोनों सेम ही कंपाउंड है? हम कहेंगे नहीं, ये दोनों एकदम अलग है, दोनों का प्रॉपर्टी भी अलग होगा, अभी करके दिखाएंगे। ये अपने आप नहीं हो सकता, ये खुद से इसमें चेंज नहीं हो सकता। यहाँ दोनों Cl सामने था, यहाँ दोनों Cl अपोजिट है। लेकिन यही चीज अगर हम सिंगल बॉन्ड में कहते ना, मान लो ऐसा हम दिखाते कि ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें Cl ऐसा है, इसमें Cl ऐसा है, और नीचे मान लो हम यही Cl को ऐसे दिखाने लगते कि Cl यहाँ पर है और Cl यहाँ पर है, तो इसमें तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें अगर कोई कहेगा कि मैडम क्या ये दोनों चीज एक ही, हम कहेंगे बिल्कुल एक ही है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड था ना। सिंगल बॉन्ड में हम बार बार कह रहे हैं सिंगल बॉन्ड मतलब रोटेशन, ये ऑलमोस्ट फ्री, ये सामने था Cl ऊपर वाला स्ट्रक्चर में, और ये ऑलमोस्ट फ्रीली हो करके खुद ही ऐसे चले जा रहा है। इसके लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, ना के बराबर, जो रूम टेम्परेचर पर भी मिल जाता है।
तो आइसोमर्स ये नहीं हुआ, ये और ये दे आर नॉट आइसोमर कि दोनों सामने है सिमिलर ग्रुप और यहाँ अपोजिट है। दीज टू आर नॉट आइसोमर्स, क्योंकि आइसोमर्स का मतलब ही था कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब दो अलग अलग कंपाउंड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये दोनों को हम आइसोमर्स के कैटेगरी में लेते ही नहीं हैं, इसको अलग से बात करेंगे जब हम कन्फर्मेशन बताएंगे। तो कन्फर्मेशन को आज के डेट में हम लोग आइसोमर्स मतलब कन्फिग्रेशन अलग, उसको हम लोग कन्फिग्रेशन कहते हैं। और ये जो रोटेशन के वजह से हो रहा, उसको रोटामस या कन्फर्मस कहते हैं। ये पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद, इस पर आएंगे। अभी आप ये समझिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वैसे कंपाउंड को कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, हम लिख करके दिखा रहे हैं। देखो जैसे ये दोनों एग्जाम्पल अगर हम लिख रहे हैं, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। दो, इसमें भी कार्बन 2 है, यहाँ लिखते C2। हाइड्रोजन भी 2 है, तो क्या लिखते, 2 हाइड्रोजन के लिए हम लिखते हैं H2। क्लोरीन भी 2 है, इसका भी वही है, इसका भी वही है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना हम बताए हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसको कहते हैं, किस कार्बन के साथ कौन सा एटम या ग्रुप लगा हुआ है, उसको उसके बगल में आप लिख दीजिए। तो यहाँ देखो फर्स्ट कार्बन के साथ H और Cl लगा हुआ है, इसमें भी तो फर्स्ट कार्बन के साथ H और Cl ही लगा हुआ है। यानी अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते दोनों में से किसी का भी, तो हम लिखते CHCl देन डबल बॉन्ड एंड अगेन CHCl। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, लेकिन प्रॉपर्टी अलग। कहोगे कैसे प्रॉपर्टी अलग, उसको कैसे समझेंगे? तो हम कहेंगे देखो एक प्रॉपर्टी जो तुमको हम यहीं से समझा दे रहे हैं, जो तुमको बात भी समझ में आएगा, क्योंकि तुम जानते हो डाइपोल मूवमेंट पोलैरिटी है किसी भी मॉलिक्यूल का। और पोलैरिटी आता क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या कहो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3, कार्बन का 2.5 और हाइड्रोजन का 2.1। अगर हम पूछते कि कार्बन और क्लोरीन में कौन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता, यहां कार्बन और क्लोरीन, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगेन क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। देखो इस Cl और इस Cl दोनों का पोलैरिटी एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हो गया। वैसे ही अगर हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपने तरफ खींचता, यहां पर भी ये अपने तरफ खींचता, दोनों एक दूसरे को क्या कर देता, कैंसिल, क्योंकि एकदम डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये जो नीचे वाला कंपाउंड हम लिखे, हम कहते हैं इसका डाइपोल मोमेंट यानी पोलैरिटी आता 0, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता। लेकिन यही चीज अगर हम ऊपर वाले में बात करें तो देखो कार्बन एंड क्लोरीन, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगेन कार्बन और क्लोरीन कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, पोलैरिटी किस तरफ जाएगा, टुवर्ड्स कार्बन और टुवर्ड्स क्लोरीन, कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्लोरीन इस तरफ गया, यानी अप साइड। यहां पर भी देखो क्लोरीन ऊपर ही है, इस तरफ गया। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरफ गया, इस तरफ गया। तो देखो सारा एरो देखो, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, सब देखो ऊपर साइड ही है, यानी इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा जिसका डायरेक्शन ऊपर के तरफ होगा। यानी इसका डाइपोल मोमेंट बिल्कुल भी 0 नहीं है, न्यू नेट अगर निकालोगे तो वो 0 नहीं है। तो दोनों के अगर पोलैरिटी अलग हो गया तो बहुत फर्क पड़ेगा। यहाँ दो मॉलिक्यूल के बीच में लंडन फोर्स होगा, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ अगर निकालोगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आएंगे जब डिफरेंस बात करेंगे, तो कि इसका फिर बॉइलिंग पॉइंट हाई होने लगेगा, इसका लो होने लगेगा। सिमेट्री चेक करोगे तो दोनों अलग अलग है। यहाँ अगर हम इस वर्टिकल लाइन से, यही वर्टिकल लाइन होता है कार्बन कार्बन, लिखने के लिए पेपर में ऐसा लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली बॉन्डिंग जब दिखाएंगे तो ऐसा दिखाना चाहिए था हमको। तो अगर हम इसको डिवाइड करते तो देखो दोनों तरफ ऊपर भी एक Cl जा रहा है, इधर भी एक Cl आता, जबकि इसको अगर ऐसे डिवाइड करते तो दोनों Cl एक ही तरफ चला जाता। यानी सिमेट्री भी दोनों का वैरी कर रहा है, बहुत सारा प्रॉपर्टी वैरी कर रहा है। प्रॉपर्टी वैरी कर रहा है तो कंपाउंड अलग हुआ, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो हम क्या बोले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो हम उसको आइसोमर्स कह रहे हैं। अब आइसोमर में क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है तो आप इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं कह सकते। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, तो प्रॉपर्टी जो वैरी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि हम इसको
स्पेशियल अरेंजमेंट जो एटम्स और ग्रुप्स का है अराउंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वो दोनों में अलग है। इस केस में दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन का Cl सामने सामने है और इसमें क्या है, दोनों अपोजिट है। तो ऐसे आइसोमर्स को जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट वैरी करता है और उसी के वजह से प्रॉपर्टी वैरी करता है, हम लोग ऐसे आइसोमर्स को ही बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एंड फेनोमेनन और प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 11th क्लास में हम बार बार एक चीज कहते हैं कि 11th क्लास में कुछ भी चीज समझने के लिए आपको थोड़ा सा गैप चाहिए। एक बार में अगर कोई बड़ा टास्क करोगे बहुत मुश्किल है, छोटा छोटा करके करोगे तो चीजें थोड़ी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ा सा गैप जरूर होना चाहिए। ये नहीं हर बार आओ कि हमको एक बार में जो है पूरा A to Z ही पहुंच जाना है। आप समझिए कि भाई हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर हम पीछे आकर के एक बार रिकॉल कर लेंगे कि हमको सारा कुछ याद है या हम भूल गए, और ऐसे करके छोटा छोटा चीज को आगे लेकर के जाओगे तो तुमको बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले इतने चीज को देखो कि हाँ, हमको ये बात समझ में आया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम किसको कह रहे हैं, क्यों हम उसको स्ट्रक्चरल के कैटेगरी में नहीं रख रहे, क्यों हम इस दोनों को आइसोमर्स कह रहे हैं, क्यों यहाँ डबल बॉन्ड होना मस्त था, सिंगल बॉन्ड में क्या प्रॉब्लम आ रहा था। हम क्या बोले, सिंगल बॉन्ड में आप इसी चीज को अभी ऐसे लिख रहे, थोड़ी देर के बाद वो खुद ही रोटेट होकर के दोनों Cl अपोजिट आ जाएगा, क्योंकि फ्री रोटेशन पॉसिबल है वहां। ऑलमोस्ट फ्री कहते हैं, जीरो एनर्जी तो नहीं चाहिए, यहां से यहां तक के लिए कुछ तो चाहिए, लेकिन जो चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि कंडीशन क्या क्या होगा अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होना है, तो कंडीशन क्या क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं, हम क्या बोले थे कि जिस भी कंपाउंड में कार्बन चेन बनता है और कार्बन का नंबर चेन में 3 से ज्यादा, तो वो चेन आइसोमेरिज्म दिखाएगा। फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या बोले थे, फंक्शनल ग्रुप वैरी करता है। पोजीशन में बोले थे फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड में पोजीशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन ही बदलता है। ठीक वैसे ही सवाल है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां पर होगा। हम कैसे कंपाउंड को देख के अगर हमसे पूछा जाए कि कौन कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, यानी उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो जो सबसे पहला कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने के लिए, वो ये कि जो तुमको अभी तुरंत बताए हम कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है दैट शुड बी डबल, सिंगल बॉन्ड में नहीं पॉसिबल है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड C, ये होना मस्ट है। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप सोचिए ही मत। एल्केन में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मत सोचिए, अल्काइन में भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मत समझिए। अब सवाल है क्या इसके अलावा और कहीं पर नहीं होगा। हम कहेंगे देखो, लेबल को थोड़ा सा बढ़ाओगे अगर, तो एक और कैटेगरी है जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, लेकिन इस कैटेगरी को हम लास्ट में नोट में बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर स्टार लगा दे रहे हैं। और जब पूरा कंफर्मेशन पढ़ा देंगे तब तुमको हम एक बार याद करवाएंगे कि देखो ये भी एक केस हम बताए थे, वहां पर भी होता है जहां कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, वैसे केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। लेकिन फिलहाल अभी तुम्हारा अगर 11 का बेसिक है तो तुम अभी के लिए ये मान सकते हो कि C डबल बॉन्ड C अगर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, क्योंकि हम लोग डिफाइन ही कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड C डबल बॉन्ड C। ऐसा नहीं कि स्पेशल अरेंजमेंट अलग हो ही ना पाए, डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए उसका कि डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट पॉसिबल हो। अब कोई कहेगा इसका मतलब क्या हुआ, हम नहीं समझे। हम कहेंगे देखो इसका मतलब क्या हुआ। मान लो, थोड़ा सा लाइट यहाँ पे दिखा रहे क्योंकि यहाँ फिर दूसरा कंडीशन लिखेंगे। मान लो तुम्हारा मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता वो ऐसा होता, CH2 डबल बॉन्ड Cl2। कोई पूछता हमसे कि इसमें जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है, जरा देख करके बताइए।
हम कहेंगे देखो, जब हम कह रहे हैं CH2, इसका मतलब है कि हम एक ही कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, और फिर दूसरा कार्बन के साथ 2 ठो Cl दिखा रहे हैं। इसको तुम लाख कोशिश कर लो, तुम इसका स्पेशियल अरेंजमेंट नहीं बदल पाओगे। क्यों नहीं बदल पाओगे? क्योंकि हम क्या बोले, अगर तुम बॉन्ड तोड़ करके और इसको रोटेट भी करोगे तो अभी भी देखो इस हाइड्रोजन के बगल में एक तरफ हाइड्रोजन आ रहा और अपोजिट में Cl आ रहा। मान लो ये बॉन्ड टूट करके ये रोटेट कर भी लेते, इसको हम उल्टा रोटेशन दे भी देते, तो भी ये Cl जाता ऊपर और दूसरा Cl आता नीचे, तुमको कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि पहले भी Cl ही था, अभी भी Cl ही है। ये अगर हम रोटेट कर भी देंगे, अगर मेरा 2 फिंगर है, दोनों एकदम एग्जैक्टली एक जैसा है, तो अगर हम रोटेशन कर भी देंगे, इसको हम यहाँ पहुंचा देंगे और इसको हम वहां पहुंचा देंगे, तो कोई चेंजेस पता नहीं चलेगा। चेंजेस पता तब चलता जब ये दोनों आपस में डिफरेंट होता। मान लो यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, तो ये हो सकता था कि अभी A ऊपर है और B नीचे है, बाद में B ऊपर चला जाए और A नीचे आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, उसके साथ ही साथ ये डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ जो और 2 ग्रुप लगा होगा, हम बोले ना कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड है और 2 ग्रुप बनाएगा, तो ये जो 2 एटम या ग्रुप होना चाहिए, ये दोनों मस्ट बी डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग होना चाहिए, ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वाला हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन हो जाए। In that case geometrical isomerism is not possible. ये नहीं समझना कि हम इसको क्लोज स्ट्रक्चर कर दिए, ये हम दिखा रहे हैं कि ये दोनों अलग होना चाहिए। ठीक वैसे ही ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसका भी दोनों एटम और ग्रुप जो भी लगा हुआ है इसके साथ वो डिफरेंट होना चाहिए। अब सवाल ये है कि कोई कहेगा कि क्या ये दोनों सेम हो जाना चाहिए मैडम? जरूरी है कि ये दोनों कार्बन का जो ग्रुप्स है वो आपस में सिमिलर होना चाहिए? हम कहेंगे नहीं, हो सकता है सिमिलर हो सकता है डिस, मान लो यहाँ पर D लगा है, मान लो यहाँ E लगा है, F लगा है, कुछ भी, इसके एटम और ग्रुप का इसके एटम और ग्रुप के साथ सिमिलैरिटी शो करना इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। लेकिन एक डबल बॉन्डेड कार्बन, एक तो डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए। दूसरा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसका दोनों एटम्स या ग्रुप जो भी उससे लगा हुआ है, और 2 चीज लगेगा ना, और 2 बॉन्ड तो वो बनाएगा ना, क्योंकि एक तरफ डबल बॉन्ड बना चुका है, तो ये दोनों आपस में बिल्कुल सिमिलर नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो अब इससे आपको एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये क्वेश्चन होता है कि अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता कि सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन लिखो, स्मॉलेस्ट एल्कीन मतलब कार्बन का नंबर मिनिमम, ठीक है, वैसा एल्कीन लिखो जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, स्मॉलेस्ट एल्कीन। तो पहले खुद से ट्राई करो और फिर हम यहाँ पर करके दिखाते हैं, जिसका नहीं होगा वो समझ पाएगा, अदरवाइज आप एक बार अपने से ट्राई करिए। हम बार बार कह रहे हैं पेन पेपर हमेशा हाथ में रखो और खुद से भी कुछ चीज ट्राई करो, बीच बीच में तो हम खुद ही गैप देते हैं। आपको एक ऐसा एल्कीन बनाना है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो स्मॉलेस्ट एल्कीन होना चाहिए, यानी कार्बन का नंबर मिनिमम होना चाहिए। अब देखो, एक कार्बन तो रख नहीं सकते क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो 2 ठो कार्बन तो होगा ही। उसके बाद तुमको ध्यान ये रखना है कि आप एल्कीन बना रहे हैं, एल्कीन मतलब हाइड्रोकार्बन, आपके पास Cl Br ये सब रखने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का ऑप्शन है। तो क्या करोगे, ये है तुम्हारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये होना मस्ट था, पहला कंडीशन। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है तो C डबल बॉन्ड C होना मस्ट है। अब हम कह रहे हैं ये स्मॉलेस्ट होना चाहिए, यानी कार्बन आप जितना कम रख सके, हम इसके पास और 2 ग्रुप डालेंगे और ये आपस में अलग होना चाहिए। तो छोटा स्मॉलेस्ट बनाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम हाइड्रोजन लें, हम एक H ले लिया, फिर दूसरे तरफ क्या ले, तो अब H नहीं ले सकते, तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन में 2 ही ऑप्शन है, आइदर हाइड्रोजन और कार्बन, तो आप हाइड्रोजन और नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ भी H और यहाँ भी H लिख दोगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा ही नहीं। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन नहीं रख सकते तो कार्बन रख सकते, तो हम यहाँ कार्बन रखें। अब कार्बन रखने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, 1 कार्बन रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, स्मॉलेस्ट एल्कीन, यानी आपको मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन लेना है, तब 1 तो लेना ही पड़ेगा, 1 से कम हो नहीं सकता।
ठीक वैसे यहाँ पर भी एक हम H रख दे रहे हैं ऊपर चाहे नीचे कहीं पर भी, और एक तरफ हम कार्बन रख रहे हैं। कार्बन 3 बॉन्ड और बनाएगा क्योंकि एक बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ CH3 लिख दो। यानी ये जो एल्कीन है ये स्मॉलेस्ट एल्कीन है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिखे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C4H व्हाट 8 3 3 6 7 और 8 यानी ब्यूटीन। और ब्यूटीन में भी दिस इज नॉट ब्यूट 1 इन, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, यानी ये ब्यूट 2 इन। अगर हमसे कोई पूछता, देखो हड़बड़ाओ नहीं, थोड़ा आराम से समय लो और तब इसको समझने का कोशिश करो। मान लो हमसे कोई पूछता कि क्या ब्यूट 2 इन के जगह पर अगर हम ब्यूट 1 इन बोलते तो वो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता, ये हम तुमसे पूछ रहे हैं। मान लो कोई कहता ब्यूटीन, ब्यूटीन कहने का मतलब ब्यूट 1 इन। मान लो हमसे कोई कहता कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस और नो। तो देखो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड डालो, यहां डाल दिए। अब सारे बॉन्ड को सेटिस्फाई करो, तो यहाँ पर हो गया 3 हाइड्रोजन बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए, यहाँ हो गया H2। यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक H आपको लिखना पड़ेगा, वो हम लिख दे रहे हैं ओपन करके। और यहाँ पर 2 बॉन्ड बना रहा तो H2 लिखोगे। अब देख करके बताओ कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, हाँ या ना? क्या ये एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्या बोले थे? कंडीशन को एक बार अच्छे से याद करो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या क्या चाहिए था। एक डबल बॉन्ड होना चाहिए था जो है, उसके बाद क्या बोले थे? डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, ये आपस में डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो ये अलग है C2H5 और ये H, ये डिफरेंट है। लेकिन क्या इस कार्बन का दोनों एटम डिफरेंट है? ये CH2 का मतलब क्या हुआ, इसी कार्बन के साथ दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, H। तो क्या इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाना चाहिए? क्या इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन पाएगा? यस और नो? ब्यूट 1 इन विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि एक कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ जो दोनों एटम लगा हुआ है वो हाइड्रोजन है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन होगा कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो इसको आप चेक कर लेंगे। और एमसीक्यू के लिए तो इसी टाइप का क्वेश्चन ही होगा, ये खत्म होता है टॉपिक, पहले सारा एक्सप्लेन कर देते हैं फिर हम क्वेश्चन भी करवाते हैं। तो चीजों को इसीलिए बीच बीच में थोड़ा सा पॉज कर करके अपना जो है रिकॉल करो कि हाँ हमको इतने दूर बात समझ में आ गया, तो फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक नाम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगर बात ऐसे ना समझ में आए तो तुम ये समझो कि जैसे हम लोग कह रहे थे कि चेन आइसोमर का नंबर कितना होगा या पोजीशन आइसोमर्स का नंबर कितना होगा, वैसे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नंबर जनरली, यानी जो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाता है वो जनरली 2 आइसोमर्स बनाता है। ठीक है, हम जनरली बोल रहे हैं, आगे हम स्पेशल केसेस बताएंगे। उस 2 में से एक आइसोमर का नाम होता है सिस आइसोमर, पहले अच्छे से बात को समझो। और दूसरे आइसोमर का नाम होता है ट्रांस आइसोमर। यानी अगर कभी तुमसे कोई पूछे कि सिस और ट्रांस आइसोमर क्या है, तो तुम कहोगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ही हम लोग सिस और ट्रांस आइसोमर कहते हैं। या कोई तुमसे पूछे कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कभी नाम सुने हो, तो आप कहेंगे हाँ, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कहने का मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ही आपस में सिस ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। सवाल है सिस कब कहते हैं, ट्रांस कब कहते हैं? तो हम कहेंगे ये हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ही लिख रहे हैं। हम बोले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 होता है, एक होता है सिस आइसोमर और एक होता है ट्रांस आइसोमर, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का एक नाम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी है। हम बार बार एक चीज कहते हैं कि देखो मेरे लिए ये सारा कुछ या किसी टीचर के लिए ये सारा कुछ बड़ा आसान है, तुम्हारे लिए बड़ा आसान नहीं है, हम भी ये मान के चलते हैं। तो एक बार चीजों को बीच बीच में तुम जो है जो चीज बोल रहे हो उसको बस फ्रैक्शन ऑफ
मिनट लगेगा, आंख बंद करो और ये सोचो कि हाँ हमको ये बात समझ में आ गया है कि अभी तक हम क्या बोलना चाहे कि सिस ट्रांस बोलने से तुम्हारे दिमाग में क्या पिक्चर आना चाहिए। अब सवाल है सिस और ट्रांस आइसोमर बनाएंगे कैसे या किसको कहेंगे। तो पहले जो हम तुमको सिस का मीनिंग बता रहे कि लैटिन में सिस वर्ड का मतलब होता है सेम साइड और ट्रांस वर्ड का मतलब होता है अक्रॉस। अक्रॉस कहने का मतलब होता है अपोजिट साइड। इसका मतलब है या तो अक्रॉस या अपोजिट। सवाल होता है कि क्या चीज सेम साइड या क्या चीज अपोजिट। तो उसके लिए आप याद करिए कि कंडीशन क्या था कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इससे जो दो ग्रुप लगा होगा ये दोनों आपस में डिफरेंट होना चाहिए, ये दोनों आपस में डिफरेंट होना चाहिए। ठीक वैसे ये जो दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ भी जो दो ग्रुप लगा होगा वो डिफरेंट होना चाहिए, मतलब ये कुछ और होना चाहिए, ये कुछ और होना चाहिए। अब ये कुछ और होना चाहिए और ये कुछ और होना चाहिए में दो कंडीशन पहले तो अराइज करता है। पहला कंडीशन ये कि इस कार्बन के साथ जो एटम या ग्रुप लगा हुआ है दो, दूसरे के साथ भी जो दो एटम और ग्रुप लगा हुआ है वो दोनों आपस में सिमिलर हो। इसका मतलब क्या, इसके पास ए है तो इसके पास भी ए है, इसके साथ पास बी है तो इसके पास भी बी है। एक कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन होता है, हम सारे कंडीशंस को बोल रहे हैं, तुम पहले सुनो ध्यान से। दूसरा कंडीशन होता है नहीं, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक एटम या ग्रुप, मतलब दो बॉन्ड और बनेगा डबल बॉन्ड के बाद, तो दो में से एक एटम या ग्रुप जो है वो दोनों जगह पर सिमिलर है, मतलब जो यहाँ पर है वही वहां पर भी है, लेकिन जो दूसरा है वो दोनों जगह पर डिफरेंट है। एक सिचुएशन ये हो सकता है। एक तीसरा कंडीशन क्या हो सकता था, हम बोले पहले तो दोनों जो ग्रुप है वो दोनों कार्बन के पास सिमिलर है, एक बोले कि हम एक सिमिलर है। और एक तीसरा केस ये भी तो हो सकता था कि जब डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ जो दो ग्रुप लगा हुआ है वो दोनों डिफरेंट ही है, मान लो यहाँ पर लगा हुआ है जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ पर लगा हुआ है ए और बी, कुछ भी हाइड्रोजन कार्बन कुछ भी, दोनों बस सेम नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। और इस तरफ जो है वो लग गया मान लो एफ और जी, अब एक भी ग्रुप कॉमन नहीं है। तो पहले ये इसलिए बता दे रहे कि आगे चल करके वैसे भी इस चीज को बोलते ही तो दोबारा तुम्हारा हो जाएगा। ये जो सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म सिर्फ तभी बोल सकते थे जब डबल बॉन्डेड वाले दोनों कार्बन का कम से कम एक ग्रुप सिमिलर हो, यानी इस दोनों केस में। तीसरे केस में हम लोग सिस और ट्रांस फॉर्म नहीं यूज करेंगे। जब एक भी ग्रुप कॉमन नहीं होता तब हम लोग सिस और ट्रांस फॉर्म यूज नहीं करते, तब क्या यूज करते हैं वो बताएंगे आगे। लेकिन कम से कम दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में अगर एक एटम या ग्रुप जो है वो आपका सिमिलर है तब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कहते हैं सिस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर्स। अब सवाल है सिस कब बोलेंगे और ट्रांस कब बोलेंगे। तो सिस आइसोमर्स कहने का मतलब है जो सिमिलर एटम और ग्रुप था, जो कि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में था, सिमिलर एटम और ग्रुप वो सेम साइड में रहे। यहाँ पर सेम साइड उसी को देखना है, सिमिलर एटम और ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जो आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ दिखा रहे हैं, जैसे अगर इसके लिए हम पूछते कि देखो ये क्या है, तो ध्यान से देखो यहाँ और यहाँ जो सिमिलर एटम या ग्रुप लगा हुआ है वो ए भी है और बी भी है। तो तुम्हारी मर्जी, तुम किसी को भी देख सकते थे, ए को भी देख सकते थे, बी को भी देख सकते थे। तो ए भी ऊपर है, देख लो ध्यान से, बी भी ऊपर है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये आपस में सिस आइसोमर्स, मतलब इस आइसोमर का नाम होता है सिस आइसोमर। जैसे अगर हमसे कोई पूछता, एक एग्जांपल के लिए कोई हमको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला देता या स्ट्रक्चरल फार्मूला देता, मान लो एल्कीन, एल्कीन का कोई डेरिवेटिव अगर हमको कहता, या तो एल्कीन कहता या एल्कीन का डेरिवेटिव कहता। मान लो हमसे कोई कहता कि चलो ब्यूट टू इन, ठीक है, तुमको तो क्वेश्चन होता है कि बना रहेगा आइसोमर और तुमको पहचानना है, लेकिन मान लो हमको बनाना ही पड़ जाए, हमसे कोई कहता कि चलिए ब्यूट टू इन का सिस आइसोमर्स बनाइए, तो हम मेरे दिमाग में पहले तो ये क्लियर होना चाहिए था कि ब्यूट मतलब हम टोटल कितना कार्बन बना रहे, चार,
2 नंबर पे हम डाल रहे हैं डबल बॉन्ड, यानी एक तरफ कार्बन है तो अब एक तरफ H हो गया, यहाँ पर भी एक तरफ कार्बन है तो एक तरफ H बन गया। अब मेरी मर्जी, ये तो हुआ स्ट्रक्चर ना, जब हम इसको ओपन कर रहे हैं ये स्पेशल दिखा रहे हैं। अगर स्ट्रक्चर दिखाते तो पहले कार्बन के साथ H और CH3, दूसरे कार्बन के साथ भी H और CH3 लगा हुआ है। लेकिन जब हम इसको ओपन ऐसे करेंगे तो हम फिर से कह रहे हैं, अगर हम इसका यहाँ पे H लिख देते, यहाँ H लिख देते तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट यानी एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट अक्रॉस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वो वैरी करेगा। तो वो वैरी क्या करेगा, उसी में कह रहे कि सिस आइसोमर में सिमिलर एटम और ग्रुप जो डबल बॉन्डेड कार्बन का है वो सेम साइड में होगा, सेम साइड ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। और यहाँ पर कहेंगे जो सिमिलर एटम और ग्रुप है वो अपोजिट साइड में होगा, सिमिलर एटम और ग्रुप ऑन अपोजिट साइड ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। यानी अगर हमको इसको कोई पूछेगा कि करके दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, तो देखो यही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम बना रहे हैं, यानी सेकेंड कार्बन के साथ एक तरफ CH3 और एक तरफ H लगा हुआ है, और ये दूसरा जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, कार्बन नंबर इधर से कहो तो सेकेंड, इधर से कहो तो थर्ड, उसके साथ भी एक H और एक CH3 लगा हुआ है। लेकिन जब हम ट्रांस बनाएंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि इसके साथ भी एक H है, देखो ध्यान से, इसके साथ भी H है और CH3 भी दोनों के साथ है। तो ट्रांस बनाते समय हम सिमिलर चीज को, क्योंकि यहाँ दोनों चीजें सिमिलर है, H भी दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के पास है, ही उसका 2 एटम और ग्रुप है, बगल वाले के पास भी एक H है और एक CH3 है, यानी दोनों ही एटम और ग्रुप कॉमन है दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच में। तो हम सिस ट्रांस आइसोमर तभी लिखते हैं जब कम से कम एक एटम और ग्रुप दोनों का कॉमन है। तो अब सवाल है कि हम सिस और ट्रांस लिख कैसे रहे, तो जब ट्रांस लिख रहे हैं तो जो सिमिलर ग्रुप है, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि अभी दोनों ग्रुप कॉमन है, CH3 भी और H भी, तुम्हारी मर्जी, तुम किसी भी एक को रेफरेंस लो, और लेकिन याद रखना उसको अपोजिट लिखना। मतलब अगर हम यहाँ पर H को रेफरेंस ले रहे हैं, तुम CH3 को भी लेकर के बना सकते हो, तो हम H अगर यहाँ लिखे पहले कार्बन में तो दूसरे कार्बन में हम H इसी तरफ नहीं लिखेंगे, सेम साइड मतलब ऊपर ही नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ हम अप लिखे हैं तो दूसरे में हम अपोजिट लिखेंगे, तब ये होगा ट्रांस आइसोमर। और अगर कोई कहता कि हम सेम साइड में लिख दिए, जो भी कॉमन ग्रुप है, मान लो कोई कहता कि क्यों हम H से शुरू करेंगे, हम CH3 से शुरू करेंगे, हम कहेंगे करो। मान लो हम यहाँ पर CH3 लिखे इस डबल बॉन्डेड कार्बन का, तो दूसरे का CH3 भी इसी तरफ लिखते हैं सेम साइड में, अगर ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, तब ये आइसोमर क्या कहलाता, तब ये कहलाता सिस आइसोमर। अब क्योंकि इस कार्बन के साथ एक CH3 था और एक H था, तो जाहिर है H तुम नीचे लिख रहे हो, यहाँ पर भी एक CH3 और एक H था, तो मान लो कोई CH3 के रेफरेंस में बात नहीं करता, सपोज करो कोई कहता हम H के रेफरेंस में बात करेंगे, हम कहेंगे तो भी देखो कि यहाँ पर भी H डाउन है, यहाँ पर भी डाउन है, यानी दोनों सेम साइड में है। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पर हम H लिख दिए और CH3 अब हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, इसका भी CH3 यहाँ लिखना पड़ेगा, तो देखो सिमिलर एटम जो आपका आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, अपोजिट साइड में, ये इस तरफ जा रहा है इसका CH3, तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन का CH3 इधर आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस आइसोमर। बाकी तुमको सिस और ट्रांस आइसोमर खाली जान करके नहीं छोड़ना है, अभी और आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा जो बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा आप टाइम लीजिए और टाइम लेकर के इस चीज को आप एक बार अच्छे से रिकॉल कर लीजिए कि हमको इतना बात समझ में आ गया कि सिस किसको कह रहे हैं, ट्रांस किसको कह रहे हैं। सिस आइसोमर में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसका सिमिलर एटम और ग्रुप कम से कम एक सिमिलर होगा, तभी आप इसको यूज करेंगे, अदरवाइज इस फॉर्म को यूज ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक एटम या ग्रुप दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के पास सिमिलर है तो हम लोग उसी सिमिलर को ही देखेंगे, जो डिफरेंट है उसको नहीं देखेंगे, डिसिमिलर है उसको नहीं देखेंगे, सिमिलर को ही देखेंगे। अगर सिमिलर एटम और ग्रुप सेम साइड में है तो वो सिस, अपोजिट है, एक ऊपर दूसरे कार्बन का नीचे, तो उसको कहेंगे ट्रांस आइसोमर। अगर तुम ये बात समझ पाए हो सच में, तो जरा देख करके बताना कि ये वाला जो हम बनाए हैं ये हम क्या बनाए हैं, सिस बनाए हैं या ट्रांस बनाए हैं। हाँ, ये सिस इस वजह से है, जिसको समझ में आ गया इट्स वेरी गुड, जिसको नहीं समझ में आया ध्यान दो, हम क्या बोले थे
अभी तुमको आइडेंटिफाई करने भी बोलेंगे कि ये सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है, तो आपको डबल बॉन्डेड कार्बन का जो सिमिलर है, जैसे यहाँ पर देखो इस कार्बन के साथ ए और बी लगा हुआ है, इसके साथ ए और एफ लगा हुआ है, तो हम ए दोनों में सिमिलर है, इसके पास भी ए है और इसके पास भी ए है, तो हम ए को ही मार्क करेंगे, हम बी और एफ को नहीं देखेंगे। मान लो दोनों ग्रुप कॉमन होता है, जैसे इसमें ये ए और ए दोनों में सिमिलर है, बी भी दोनों में, तब तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे तो ए का रिस्पेक्ट लो या बी, किसी के रेफरेंस में भी बात करोगे, रिजल्ट विल बी सेम। लेकिन अभी क्योंकि दोनों यहाँ ए और बी है, दूसरे के पास बी नहीं है, सिर्फ ए है, तो हम ए को रेफरेंस लेकर के डिसाइड करेंगे कि वेदर दिस आइसोमर इज सिस और ट्रांस। और क्योंकि इसमें भी ए जो है वो ऊपर है और इसमें भी ए ऊपर है, सेम साइड में हुआ, इसीलिए ये आइसोमर मेरा क्या हो जाता है, सिस आइसोमर। देखो क्वेश्चन करो उसको, पहले हम बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि जिसको लग रहा है कि हमको थोड़ा डाउट है वो थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लेकर के पहले पिछला रिवाइज कर लो कि हाँ हम ये क्लियर समझ गए हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब होगा, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब बनेगा, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कोई कंपाउंड कब शो करेगा, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, साथ ही साथ डबल बॉन्डेड कार्बन का दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट हो। उसके बाद हम बोले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो तरह से हो सकता है, एक तो सिस ट्रांस फॉर्म हो सकता है उसका, और एक दूसरा फॉर्म जो अभी बात नहीं की है। सिस ट्रांस हम लोग तब लिखते थे जब डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कम से कम दोनों कार्बन के पास एक एटम और ग्रुप जो है वो सिमिलर हो, मतलब एक जैसा ही हो, तभी हम लोग सिस ट्रांस फॉर्म या सिस ट्रांस नोटेशन या सिस ट्रांस आइसोमर्स लिख सकते थे। तो अब पहले तुम यहां से स्टार्ट करो और एक एक करके क्वेश्चन जो है देखो कि कितना बन पाता है, उसी से समझ में आएगा कि तुम्हारा लर्निंग कितना हुआ। ये क्वेश्चन को तुम मानो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तुमको ये बताना है कि इस तीनों में कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करेगा। ये जो फर्स्ट हम कंपाउंड लिखे हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता, ये सही है। क्यों? क्योंकि हम बोले थे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए आपको दो कंडीशन चाहिए, एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए जो यहाँ पर है, दूसरा कंडीशन बोले थे कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो दो एटम लगा हुआ है, तो अगर इसको इसके स्ट्रक्चर को दिखाएंगे ना तो देखो तुमको समझ में आएगा, ये कार्बन हुआ ये वाला और ये कार्बन हुआ डबल बॉन्डेड, इसके साथ एक एच और एक सीएल लगा हुआ, तो एक तरफ एच और एक तरफ सीएल लगाओगे, इसके साथ भी एक एच और एक तरफ सीएल लगा हुआ है तो एच और सीएल लगाओगे, तुम्हारी मर्जी, ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ। अभी आइसोमर लिखने नहीं कहा, सिर्फ पूछा है कि पहचानो शो करेगा या नहीं करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन वाज देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, and second condition was कि different spatial arrangement is possible only if the double bonded carbon has different atoms और groups, जो बाकी का दो एटम और ग्रुप है ये आपस में सेम सिमिलर नहीं हो जाना चाहिए, यहाँ सिमिलर हो सकता है लेकिन एक डबल बॉन्डेड कार्बन का ग्रुप आपस में सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो देखो ये सिमिलर नहीं है, ये डिसिमिलर है, ये भी क्या है, डिसिमिलर है, तो ये डिसिमिलर है तो हम समझ गए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। हाँ सेकेंड वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन इसके साथ दोनों यहीं से दिख रहा है कि इसके साथ दो ग्रुप लगा हुआ है या दो एटम लगा हुआ है और दो दोनों हाइड्रोजन ही है। अब अगला तो हमको चेक भी नहीं करना, हालांकि यहाँ दोनों क्लोरीन ही है तो वो चेक करने का जरूरत ही नहीं था, हम सिर्फ इसी को देख करके बता सकते थे कि ये दोनों क्योंकि आपस में सिमिलर हो गया, किसी एक भी कार्बन का अगर दोनों ग्रुप आपस में सिमिलर हो गया इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। ठीक वैसे ही जो थर्ड एग्जाम्पल हम लिखे उसमें शुरू में ही आपको दिख रहा है CCl2, मतलब पहले वाले कार्बन के साथ दो Cl लगा हुआ है, दूसरा कार्बन ठीक है उसके पास एक H भी है और एक Cl भी है, दोनों डिफरेंट है, लेकिन अगर एक कार्बन के पास भी दोनों एटम और ग्रुप सिमिलर हो गया इसका मतलब है वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। जो तुमको दिख रहा है थर्ड नंबर पे इसको तुम समझो क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 and you have to identify whether these isomers are cis form or trans form। ये आइसोमर cis form लिखे हैं या ट्रांस फॉर्म लिख रहे हैं। 1 मिनट का टाइम लो, हड़बड़ाओ मत, 1 मिनट का टाइम लो, रिकॉल करो कि सिस किसको कहते थे, ट्रांस किसको कहते थे, और फिर आइडेंटिफाई करना कि ये सिस आइसोमर लिखा हुआ है या ट्रांस आइसोमर लिखा हुआ है।
देखो सिस और ट्रांस आइसोमर आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो डबल बॉन्डेड कार्बन था उसका सिमिलर एटम ढूंढते थे। तो इस कार्बन के पास H और C2H5 है, दूसरे के पास भी H और C2H5 है, यानी दोनों ग्रुप सिमिलर ही है। तुम्हारी मर्जी, या तो तुम H को रेफरेंस मानो या C2H5 को रेफरेंस मानो। मान लो हम H को रेफरेंस मानते हैं, तो इस कार्बन में H लगा हुआ है ऊपर, इसमें भी H लगा हुआ है ऊपर, दोनों सेम साइड में है, इसीलिए ये कैसा आइसोमर होना चाहिए, सिस आइसोमर या सिस फॉर्म का हो उस कंपाउंड का। अगर कोई H को नहीं रेफरेंस मानता, C2H5 को लेता, तो ये भी देखो दोनों, इसमें भी C2H5 डाउन है, इसमें भी C2H5 डाउन है, तो भी सिस ही होता। अब आ जाओ सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। हम क्या बोले हैं, सबसे पहले आपको ढूंढना है सिमिलर एटम को जो कि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगा हुआ, यानी इसके पास भी लगा हो इसके पास भी लगा हो। तो अभी CH3 नहीं ले सकते क्योंकि CH3 इसके पास नहीं है, Cl भी नहीं ले सकते क्योंकि Cl इसके पास है इसके पास नहीं है, लेकिन H क्योंकि दोनों में सिमिलर है, तो अगर दोनों में कोई एटम और ग्रुप सिमिलर है तो सिस ट्रांस हम तभी लिखते ही हैं। अगर ये भी सिमिलर नहीं होता, मान लो यहाँ पर C2H5 होता, तो एक भी ग्रुप सिमिलर नहीं होता, तब सिस ट्रांस हम लोग बोलते ही नहीं। लेकिन अभी एक क्योंकि है, H दोनों जगह पर है, तो अभी हम लोग सिस ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हैं। और क्योंकि दोनों में जो H है यानी सिमिलर ग्रुप जो है वो सेम साइड में ही है, देखो डाउनवर्ड ही है, तो सेम साइड के लिए हम लोग सिस आइसोमर्स ही लिखते थे। तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सिस आइसोमर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। सिस और ट्रांस दो बनेगा जिसमें से ये सिस हुआ, और ट्रांस अगर इसी का बनाते तो इसी सिमिलर को अपोजिट कर देते, तो एक को मान लो फिक्स रखे, तुम्हारी मर्जी, इसको चाहे इसको, और इसको रोटेट कर देते, मतलब ये H ऊपर Cl नीचे। कोई इसको फिक्स करता तो यहाँ H ऊपर और CH3 नीचे, दोनों को अगर रोटेट कर दोगे तब फिर से CC बन जाएगा, मतलब इसको इसका H भी ऊपर कर दोगे इसका H भी ऊपर कर दोगे तो वो CC बन जाएगा। और अब तीसरे में आओ, सिमिलर एटम या ग्रुप आपको ढूंढना है, तो सिमिलर अभी ये नहीं है, CH3 वाला ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है CH3, यहाँ लिखा हुआ है CH3 होल ट्वाइस। सिमिलर इज अगेन H दोनों कार्बन के पास है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर H ऊपर है और यहाँ पर H किधर है, नीचे है, दोनों अपोजिट है, तो जब सिमिलर एटम और ग्रुप अपोजिट या अक्रॉस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, तो हम लोग उसी आइसोमर का नाम देते थे ट्रांस आइसोमर। देखो कि यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ गई है। तभी हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए, जो कि हम सबसे पहले लिखे थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 इट वाज इनिशियली। अभी हम कह रहे हैं कि ये आप अप करिए इस ऑर्डर में, इसलिए क्योंकि अगर तुम कंटेंट को अच्छे से समझे हो तो इस ऑर्डर में करने से तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छा बनेगा, कि हम पहले जाने कि कौन दिखाएगा, फिर पहचाने कि भाई कौन सा फॉर्म है, तब हम खुद से लिखें कि भाई सिस और ट्रांस अगर हमको लिखने के लिए कहा गया तो हमको क्या करना है। तो अब इसको ट्राई करो, ये जो लिखे ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर, सॉरी ट्रांस आइसोमर और स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स 2 इन। रिमेंबर यू हैव 6 कार्बन एंड डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2। तो एक बार पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम बनाते हैं तो चेक करना तुम्हारा सही हुआ या गलत हुआ। देखो जिन लोगों का बन गया इट्स वेरी गुड, नहीं बना तो हम ये करके दिखाते हैं और ये भी करके दिखाते हैं, और जिनका बन गया वो लोग अपना मिला भी लेना। ये भी करके दिखाते हैं कि देखो पॉसिबिलिटी भले दो हो सकता है, लेकिन वो दोनों स्पेशल अरेंजमेंट एक्चुअली सेम ही स्पेशल अरेंजमेंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि जब हम तुमको कह रहे हैं हेक्सीन, हेक्स 2 इन, इनफैक्ट 1 इन में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये पिछले क्लास में ही बोले थे कि 1 इन अगर है तो 1 इन पे आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि 1 इन मतलब आपका जो कॉर्नर वाला टर्मिनल कार्बन होगा उसके साथ आप सिमिलर ग्रुप लगा रहे हैं, H2 लगा रहे होंगे। हेक्स का मतलब हो गया आपको 6 कार्बन चाहिए, अभी फिलहाल हम स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं। ये 6 कार्बन हो गया 2 नंबर पे, यानी 1 2, यहाँ पर हो गया इन डबल बॉन्ड। अब तुमको पता है कि तुमको हाइड्रोजन जो है लिखना है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट यही दोनों है। इसके साथ एक H और लगेगा, इसके साथ वैसे ही एक H लगेगा क्योंकि 3 बॉन्ड बना हुआ और CH3। यानी कहने का मतलब ये, क्योंकि हमको जो सिस और ट्रांस बनाने के लिए एटम और ग्रुप को अरेंज करना है वो करना है अक्रॉस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हम उसको लिख ले रहे हैं। अब ग्रुप कौन कौन सा है वो पहचानो, तो इस मान लो ये कार्बन नंबर ए है, ये कार्बन नंबर बी है, यहाँ भी हम मेंशन कर दे रहे ये ए है ये बी है।
तो कार्बन नंबर बी के साथ एक H लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है। अब यहीं से डिसाइड होगा, दूसरे के पास देखो क्या लगा हुआ है, दूसरे के पास भी एक H लगा हुआ है और एक ये पूरा ग्रुप है। ये पूरा ग्रुप कहने का मतलब तुम या तो ऐसे लिखो ओपन करके, या फिर तुम इसको एक साथ लिख सकते हो C3H7, चॉइस इज योर्स। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा C3H7। कोई जरूरी नहीं है, तुम ऐसे ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। जब अब हमको सिस फॉर्म बनाना है, हम ये जान गए कि अगर हमको सिस फॉर्म बनाना है, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है उसका जो सिमिलर ग्रुप था CH3 और C3H7 सिमिलर नहीं है, सिमिलर है H, वो हम सेम साइड में रखें। सेम साइड मींस चॉइस इज माइन, हम या तो उसको ऊपर रखें या नीचे रखें, लेकिन अगर इसका H ऊपर रख रहे हैं तो दूसरे में भी हम H को ऊपर रखेंगे। बाकी बच गया ये CH3। इस तरफ तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो लिखो CH CH2 CH3, या एक साथ तुम लिख रहे हो C3H7, तुम्हारी मर्जी। कोई ऐसे भी लिख सकता था CH3 CH2 CH। ठीक है, ये हो गया सिस। यही चीज जब हम ट्रांसफॉर्म में लिखते तो हम ऐसे नहीं लिखते, ट्रांसफॉर्म में हम क्या करते, ये C डबल बॉन्ड C हो गया, जो कॉमन ग्रुप था हम उसको पहले ही अपोजिट कर लेते। यहाँ पर H कोई नीचे लिखा होगा तो उसका जो नीचे लिखा होगा H उसका अपोजिट यहाँ आ रहा होगा, बात बराबर ही है। चाहे आप यहाँ और यहाँ लिखिए, आप रिलेटिव पोजीशन देखिए केवल कि रिलेटिव पोजीशन मेरा अपोजिट आना चाहिए H का ट्रांसफॉर्म में, और सिस फॉर्म में दोनों जो है वो मेरा सेम साइड में आना चाहिए। अब वो अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर भी सिस में दोनों H नीचे भी किसी का आया होगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पर भी H हो सकता था इस जगह पर आए, तो आपका रिलेटिव पोजीशन क्या है कि दोनों अपोजिट है तो भी सही है। अभी जो लिख रहे हो अगर ये आया है तो भी सही है। अगर तुम ये तीनों क्वेश्चन को खुद से अच्छे से कर पाए थे, मुझे नहीं पता कर पाए थे कि नहीं, लेकिन अगर जो कर पाया था इसका मतलब है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट उसका सही से हो गया। जिसको नहीं समझ में आया ना, हम एक बार उसको फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे सुनो। तुमको कहा गया था हेक्स 2इन, तो पहले 6 कार्बन हम बनाए, 2 नंबर पे आपको एक डबल बॉन्ड डालना था, ये हो गया तुम्हारा हेक्सीन। अब अगर आप कंप्लीट स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, यानी आपको हाइड्रोजन भी लिखना होगा बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए, तो पहले तुमको दिमाग में क्या होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए तुम्हारा कंसर्न पूरा दुनिया नहीं है, तुम्हारा कंसर्न डबल बॉन्डेड कार्बन है। जो 2 कार्बन डबल बॉन्डेड है तुमको उसी पर बहुत ध्यान देना है। उसके साथ 2 चीज क्या क्या लगा हुआ है, तो इसके साथ एक जो चीज लगा हुआ है वो लगा हुआ है ये वाला कार्बन, जिसका हाइड्रोजन अभी हम लिख देंगे तो ये CH3 हो जाएगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और दूसरा, हम बोले हैं डबल बॉन्डेड कार्बन 2 ग्रुप बनाएगा, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या, तो दूसरा ये H। यही 2 चीज इस कार्बन के साथ लगा हुआ है। ठीक वैसे ही इस कार्बन के साथ देखोगे तो एक तो ये पूरा लगा हुआ है, कहोगे ये पूरा क्या है, हम कहेंगे ये पूरा है CH3 CH2 CH2। कोई इसी को जोड़ के लिख देगा, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे लिखे इट्स गुड, लेकिन कोई इसी को थोड़ा कंडेंस्ड फॉर्म में लिख देगा, कंडेंस्ड मतलब सारा कार्बन एक साथ, सारा हाइड्रोजन एक साथ, तो 3 कार्बन और 3 2 5 और 2 7, 7 वो हाइड्रोजन लिख देगा C3H7। और ये कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएगा तो 2 आप दिखाए हैं, एक दिखाए 3 बॉन्ड हो गया, तो एक H इसके साथ लगा होगा। यानी आपका जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके पास जो 2 ग्रुप है वो उसमें से एक है H और एक है ये वाला पूरा, बगल वाले के पास भी एक है H और एक है ये वाला। तो जो कॉमन है वो कॉमन कौन सा है, कॉमन यही H है। तुम सिस और ट्रांस इसका पोजीशन डिसाइड करेगा। सिस और ट्रांस में वो ग्रुप एटम इंपॉर्टेंट होता है विच इज कॉमन टू बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन। जो कार्बन डबल बॉन्डेड है उसके पास जो कॉमन ग्रुप है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हाइल राइटिंग सिस एंड ट्रांसफॉर्म। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसको जहां जगह बचेगा लास्ट में इसको रखेंगे। हम पहले फोकस करेंगे H के पोजीशन पे। तो कैसे फोकस करेंगे, तो जब हमको सिस लिखना है तो हम थोड़ा सा इसीलिए कह रहे थे कि बीच में डेफिनेशन अपना याद होना चाहिए, तभी तो लिख पाओगे, नहीं तो कैसे लिख पाओगे। कि जब हमको सिस फॉर्म लिखना है
तो हमको ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन वाला हाइड्रोजन था वो सेम साइड में आना चाहिए। सेम मतलब, क्योंकि तुम तो बताए हैं ये चीज पहले कि डबल बॉन्डेड कार्बन ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, यानी आप बाकी और दो बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे 120 के एंगल पे, जब आप स्पेशियल अरेंजमेंट बात कर रहे हो तो इसमें भी आप वैसे ही दिखाएंगे। तो यहाँ या यहाँ कहाँ पर आप H लगाएंगे, तो सिस में कहते हैं सेम साइड। सेम साइड मतलब या तो ऊपर लगाओ, यहाँ ऊपर तो यहाँ भी ऊपर, या नीचे लगाओ, दोनों सही है। कोई बच्चा ऐसा बना देगा कि मैडम ये सिस है, और कोई कहेगा मैडम ये नहीं ये सिस है, हम नीचे H बनाए हैं। हम कहेंगे दोनों सेम ही चीज बनाए हो, कुछ नया सा चीज नहीं किए हो, दोनों वही चीज लिख रहे हो। ये दोनों एक्चुअली स्पेशियल अरेंजमेंट या रिलेटिव पोजीशन सेम है कि दोनों सेम साइड में है, यहाँ नीचे है वहां ऊपर है, तो सिर्फ दोनों सही है, ये भी सही है, कोई ये बनाए तो ये भी सही है। बाकी का जो दो ग्रुप है वो यहाँ पे अरेंज कर दो। तो इसके साथ क्या था, CH3 CH2 CH2, जो पहले बताए कि इसी को सब जोड़ के लिख सकता था ये लिखे, चाहे इसी को जोड़ के कोई लिख देता C3H7, करेक्ट है, दोनों ही सही है। और यहाँ पर क्या है CH3, ठीक वैसे इसमें यहाँ पे H लिख रहा है तो यहाँ लिखेगा CH3, यहाँ पर लिखेगा C3H7, ये दोनों CC फॉर्म है। मान लो कोई कहता नहीं अब हमको ट्रांस फॉर्म लिखना है, तो हम कहेंगे ट्रांस में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपका जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, जब हम ट्रांस लिखने में इंटरेस्टेड है, तो जो कॉमन ग्रुप था, कॉमन ग्रुप क्या था, हम फिर से कह रहे हैं कॉमन ग्रुप वाज दिस H, वो अक्रॉस यानी अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट मतलब अगर हम इस कार्बन में नीचे लिख रहे हैं, तुमको पहले ही बताया नीचे लिखो या ऊपर लिखो तुम्हारी मर्जी, यू हैव टू पे अटेंशन इन रिलेटिव पोजीशन कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या है। जो ऊपर लिखेगा उसका अपोजिट यहाँ होगा, जो यहाँ लिखेगा तो इस H का अपोजिट प्लेस ये है। सो दिस विल बी ट्रांस। अब बाकी का जो रिमेनिंग ग्रुप है उसको आप अरेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर CH3 बच रहा है, और यहाँ पर फिर वही लंबा CH3 CH2 CH2, यानी एक साथ जोड़ के लिख दे तो C3H7 लिख रहा। सो दिस इज ट्रांस पोजीशन। होप सो ये समझ में आ रहा होगा। Thank you. Keep watching, keep learning.